नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लॉजिक। कल हम लोगों ने सेट नंबर 4 के 1, 2 और 3 खंड कर लिए थे। आज उसी के आगे करते हैं, यानी खंड नंबर 4 और 5 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का पार्ट। फोर्थ का पार्ट इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। फोर्थ का पार्ट ये देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि यह एक परमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना, यानी 5 माइनस का अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं, यानी हमें सिद्ध करना है क्या चीज, अपरमेय संख्या। तो हम मान लेते हैं इसको कैसा, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, कैसी है, एक परमेय संख्या है। अब जब ये परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या के तीनों प्रॉपर्टी कैसे करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी तीन इनके गुण होते हैं। जो परमेय संख्या की पहली हमने आपको परमेय संख्या की डेफिनेशन जो कराई थी, यानी परिभाषा कराई थी हमने, तीन उसमें कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन की वह संख्या कैसी होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरी पी और क्यू कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसी, एक परमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाए, पी अपॉन क्यू के रूप में। और जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू कैसा है, पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटीजर। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे और इनको इधर ले जाएंगे। यानी क्या करेंगे, 5 ये हो जाएगा, पी अपॉन क्यू को इधर ले गए, पी अपॉन क्यू, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 को हम इधर लिए आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 5q माइनस का पी, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब आप देखेंगे यहां पर क्या है, पी और क्यू भी कैसा है, पूर्णांक है। देखिए चूंकि पी और क्यू कैसे हैं, पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस का क्यू और 5q माइनस का पी भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। अतः यानी ये कितना हो जाएगा, अतः 5q, और q मेरा कैसा है, पहले से पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस का p अपॉन q एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अर्थात अब देखिए ये कैसी है, एक परमेय संख्या है, तो इसलिए मेरा अंडर रूट 3 भी कैसा होना चाहिए, अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी। यानी कैसी, अर्थात क्या हो जाए, अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। देखिए यहां पर लिखते हैं इसके आगे, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 कैसी है, अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या, अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगा, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। कैसी है, एक अपरमेय संख्या है, इसलिए इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि विरोधाभास प्राप्त होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3, विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक
कि √3 एक परमेय संख्या है। √3 एक परमेय संख्या है। कैसी है? यानी √3 एक परमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है। यानी जो हमने कल्पना की थी इसको क्या मान लिया था? ये मेरी कल्पना थी कि 5 माइनस का √3 एक परमेय संख्या है। यह परिकल्पना कैसी हो गई? मेरी गलत हो गई है। इसलिए हम लिख देते हैं यह, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना की कमी के कारण प्राप्त होता है कि, और हमारी कल्पना क्या थी कि 5 माइनस की √3 एक परमेय संख्या, यानी कि 5 माइनस का √3, यही मेरी कल्पना थी। कौन सी कल्पना थी? कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। अतः यानी ये मेरी कल्पना कैसी है? गलत हो गई। इसलिए 5 माइनस √3 कैसी हो जाएगी? एक अपरमेय संख्या है। अतः 5 माइनस का √3 एक अपरमेय संख्या होगी। इसको कर लीजिए, और यही अपने लोगों को क्या करना था? प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का खा पार्ट। इसका आपने लोग सोल्यूशन कर लिया। ये देखिए दिया है समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और इंडेडर्स 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी लिख लेंगे, यानी कि गिवन दैट कितना 6, 13, 20 216, कितना 216 आर इन एपी। आर इन कैसा है? एपी। इसका क्या करना? मध्य पद निकालना है। अब देखिए यहां से हो जाएगा प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर ये हो जाएगा 6, सारवांतर डी बराबर हो जाएगा कितना? द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद, तो ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस का 6 बराबर कितना आएगा? 7। 13 माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए, अब हमें इसमें श्रेणी के पदों की संख्या तो पता है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या पता करेंगे? इसमें पद कितने पद हैं। यानी कि ऐसा मत करना कि कुछ लोग कहेंगे 1, 2, 3 और 4 पद है। 4 नहीं, बीच में कुछ पद है नहीं, इसलिए आपको, तो हम मान लेंगे इस श्रेणी में कितने n पद है। माना दी गई श्रेणी में n पद हैं। कितने? n पद। तब nवां पद अपना कितना हो जाएगा? Tnवां पद कितना हो जाएगा? 216। और ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, कल टू कितना हो जाएगा? 216। a मेरा कितना है? 6, और n-1 इंटू डी कितना है? 7 है, कल टू कितना है? 216। अब ये हो जाएगा 6 प्लस का 7 n- का 7 इक्वल टू कितना? 216। अभी देखा 7n और ये 7 में से एक गया माइनस का 7 और प्लस का 6, तो कितना बचेगा? -1 इक्वल टू कितना? 216।
तो अब एक इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा 216 प्लस का 1, ये हो जाएगा 7 का n इक्वल टू 217। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। अब अगर हम n का यहां से मान निकाल लें तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 7 एकम 7, यानी n बराबर कितने हो जाएंगे 31। टोटल कितने पद हैं 31, कितना हो जाएगा 31। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मध्य पद निकाल लेंगे, यानी मध्य पद कितना हो जाएगा देखिए। अब श्रेणी का मध्य पद कितना होगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। मध्य पद कितना होगा n प्लस 1 अपॉन 2, और n मेरा कितना है 31, यानी कैसा, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 32। 32/2 तो बोले कितना हो जाएगा 32/2 यानी कि 16, कितना हो जाएगा मध्य पद कितना होगा 16वां पद, कितना हो गया 16वां पद। और क्या कह रहा है कि 16वां पद मध्य पद ज्ञात करना है, अतः 16वां पद अब ज्ञात कर लेंगे। अतः यानी कि कितना 16वां पद, ये हो जाएगा 16वां पद, यानी कि T16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मेरा कितना है यहाँ पर 6 और n मेरा कितना है यहाँ पर 16, ये 16 हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 में से एक गया कितना 15, और ये डी मेरा कितना है 7, तो ये हो जाएगा 6 और ये 15 सत्ते कितना होता है 105, तो ये कितना हो जाएगा 111। अतः मध्य पद इक्वल टू कितना होगा 111 होगा, और यही अपने लोगों को यही अपना आंसर है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फोर्थ का गा पार्ट। फोर्थ का गा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F। E दिया है 2,-1 और F दिया है 0,-1 है। बिंदु A के निर्देशांक दिए हैं 1,-4 हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने लोग पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। त्रिभुज एबीसी चित्र बना लेते हैं, यानी एक ऐसे करके, ए और बी और ये सी, और जो ए के निर्देशांक कितने दिए, ए के निर्देशांक दिए 1,-4 और बी के दिए हैं, और इसका जो मध्य बिंदु है कौन सा ई है एक और एक एफ है। ई और एफ के निर्देशांक दिए, ई के कितने 2,-1 और एफ के दिए 0,-1 और ये दिया है x2,2 और ये इसको मान लेते हैं x1/1 मान लेंगे, b1 को x1 और y1, और इसको मान लेंगे x2 और y2। अब सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, बी और सी के निर्देशांक पता करना, फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पता करना है। तो अब सबसे पहले तो हम एक फार्मूला जानते हैं, यानी मध्य बिंदु का फार्मूला है। देखो लिख देते हैं, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं P, एक को मान लेंगे x1, y1 व q x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस का y2/2, ये होता है अपना फार्मूला। अब देखिए इसलिए AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखिए इसलिए AB के मध्य बिंदु,
ए बी का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना, ई के निर्देशांक कितने हैं, 2 कॉमा माइनस का 1, और ये हो जाएगा x1 प्लस का x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस का y2 अपॉन 2, 2 कॉमा माइनस का 1। अब देखिए यहां पर x1 कितना है, ये 1, और ये कितना है, 1 प्लस का x1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस y1, माइनस का 4 प्लस का y1 अपॉन 2, 2 कॉमा माइनस का 1। अब देखिए क्या करेंगे, भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, तुलना करने पर, भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको पहले वाले को भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि, तो ये हो जाएगा 2, तो x1 बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3, एंड इसी प्रकार कितना हो जाएगा, माइनस का 4 कोटि की, माइनस 4 प्लस का y1 और बटे 2 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा y1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, और ये प्लस का 4 आएगा, कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 कॉमा, अतः बिंदु बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक 3,2 होंगे, कितने होंगे 3 में। इसी प्रकार अब बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक के लिए, निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, ये फिर वही वाला फार्मूला लगा दें, कितना 1 प्लस का x2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक 0 कॉमा माइनस का 1। अब तुलना कर देंगे भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का x1 बटे 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x1 बराबर माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का y2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1, तो ये y2 बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अतः बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक कितने होंगे, ए के दिए 1 कॉमा 4 माइनस का 4 कॉमा, बी के निर्देशांक कितने होंगे 3 कॉमा 2, तथा सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे माइनस का 1 कॉमा 2, माइनस का 1 कॉमा 2 होंगे। अब क्या करेंगे अपने लोग, अब हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब देखिए 1/, ये फार्मूला लिखे देते 1/2 x1, और ये हो जाएगा, देखिए x लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाई माइनस का बाई, और फिर लिखेंगे प्लस का x2, और ये लिखेंगे बाई माइनस का बाई, फिर x3 लिखेंगे, यानी कि ये, और ये बाई माइनस का बाई। अब देखिए यहां पर लिखेंगे 1 2 3, और फिर 2 2 3 1, फिर 3 1 और 2। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2, इसको देखिए x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3, ठीक है। अब देखिए यहां पर रख देंगे x1 मेरा कितना है 1, और ये रखेंगे y2 माइनस का y3, यानी कि 2 माइनस का y2 माइनस का y3, 2 माइनस का 2, फिर प्लस का x2 कितना है 3, और ये हो जाएगा y3 माइनस का y1, y3 कितना है 2
माइनस का बाई वन, यानी प्लस का कितना हो जाएगा 4, प्लस का बाई थ्री कितना है, बाई थ्री है 2, और ये बाई वन कितना है -4, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर x3 कितना हो जाएगा, x3 माइनस का 1, x3 माइनस का 1, बाई वन माइनस का बाई टू, बाई वन कितना है, बाई वन माइनस का 4, और ये बाई टू कितना है माइनस का 2, 1/2, और ये हो जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा 4 और 2 6 3 18, और ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 6 एकम 6 प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 18 और 6 कितना होगा 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 वर्ग इकाई। अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का घा पाठ, फोर्थ का घा पाठ, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 यानी कि 4 tan थीटा, यानी 4 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस का 4 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू कितना है 4/5, 4/5, और अपने लोग ज्ञात करना 4 tan थीटा, यानी कि 4 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस का 4 cot थीटा का मान ज्ञात करना। अब देखिए, सबसे पहले तो हम एक क्या करेंगे, संपूर्ण त्रिभुज बना लेंगे। साइन में क्या होता है, लंब बटे कण, यानी लाल बटे कक्का से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा लंब बटे कण, यानी ये हो जाएगा लंब, लंब कितना हो जाएगा 4, और कण हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा मेरा थीटा, ये ए बी और सी। अब देखिए ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और कण मेरा हो जाएगा 5 का वर्ग, आधार मेरा हो जाएगा, आधार हम लोगों को निकालना है, आधार कितना हो जाएगा बी सी का वर्ग, प्लस लंब मेरा रहेगा 4 का वर्ग। अब 5 का वर्ग होता है 25, और बी सी का वर्ग, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, तो ये बी सी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा, देखिए 16 मेरा कैसा है प्लस का, इसको हम इधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा 25 माइनस का 16, तो ये बी सी का वर्ग बराबर कितना बचेगा, 25 में 16 गया 9 बचा, यानी बी सी बराबर ये आ जाएगा 3 बचेगा, कितना बचेगा प्लस माइनस का 3। अब प्लस का 3 आएगा क्योंकि यहां पर √9 आएगा, यानी प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए कैसा आएगा प्लस का 3। अब क्या करेंगे, अपने लोगों को क्या tan थीटा cos थीटा और sec थीटा और cot थीटा का मान निकाल लेंगे, यानी tan थीटा बराबर कितना होता है, देखिए हम लिखे लेते लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, और ये होता है कॉस, ये tan होता है लंब बटे आधार, लंब मेरा कितना है यानी 4 बटे, और आधार कितना है 3। दूसरा अपने लोग निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा कितना होता है आधार बटे कण, आधार कितना है 3 और कण है अपना 5। फिर अपने लोग निकालेंगे cot थीटा, cot थीटा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4, और sec थीटा अपना हो जाएगा 5/3। अब अपने लोग क्या करेंगे, जो मान ज्ञात करना वो लिख लेते हैं, क्या ज्ञात करना है अपने लोगों को, 4 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा
प्लस का 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा। अब वैल्यू रखे देते हैं 4 tan थीटा कितना है 4/3 माइनस का 5 और ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5। सेक थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा ये है 5/3 और ये 4 प्लस का 4 कॉट थीटा कितना है 3/4 3/4। तो ये मेरा हो जाएगा कितना देखिए अब लिखे लेते हैं ये 4 चक्कू 16/3 और ये हो जाएगा -5 15/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा -3/5/3 और ये प्लस का 3। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा एक लाइन और इधर लिख लेते हैं। इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा 3 तो ये हो जाएगा 16 और 3 त्रिका 9 बटे ये हो जाएगा इन दोनों में एलसीएम कितना 3 5 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7 और ये बचेगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 तो 1 7 एकम 7 दूनी 14 आंसर कितना आएगा 1/2। अतः अभीष्ट मान 1/2 होगा। इसको कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फिफ्थ का पार्ट। फिफ्थ का पार्ट इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फिफ्थ का पार्ट ये देखिए दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दिए गए समीकरण लिख लेंगे यानी दिए गए रैखिक समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण जो जो दिया गया वो लिख लेते हैं। कितने दिए गए ये दिया 2x + 3y 2x प्लस का 3y = 7 और फिर दिया है कितना 6x प्लस का 5/6x प्लस का 5y = 11। ये देखिए दिया। अब क्या करेंगे देखिए दिए गए रैखिक समीकरण की यानी कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर यानी व्यापक दिए गए रैखिक समीकरण की a1x प्लस का b1y प्लस का c1 = 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा a1 बराबर कितना हो जाएगा a1 बराबर आपका हो जाएगा 2 और b1 बराबर आपका हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा -7 और a2 बराबर हो जाएगा 6 b2 बराबर आपका हो जाएगा कितना b2 बराबर हो जाएगा 5 और c2 बराबर ये हो जाएगा c2 बराबर -11 c2 बराबर कितना हो जाएगा -11। अब कह रहा है कि हमें दिखाइए कि यह एक अद्वितीय हल रखता है। देखिए चूंकि अब क्या करेंगे a1/a2 निकाल लेंगे। अब a1/a2 ये हो जाएगा 2/6 बोले तो 1/3 b1/b2 ये हो जाएगा 3/5। इसके बाद हम लोग देखिए इधर करते हैं। देखिए चूंकि कितना हो जाएगा a और c1/c2 कितना आ जाएगा c1/c2 यानी 7/11 यानी माइनस से माइनस कर जाएगा। देखिए चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कैसा है ये दोनों कैसे इक्वल नहीं है इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण कैसे होंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अतः रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और प्रतिच्छेदी होंगी। अतः
दिए गए रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। इसलिए दी गई रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। अब देखिए, अब वज्रगुणन विधि से कैसा हो जाएगा? विधि से। अब देखिए x अपॉन ये हो जाएगा कितना, देखिए x वाले में ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? देखिए ऐसे इसमें a नहीं आएगा तो ये हो जाएगा bc लिखेंगे माइनस का bc लिखेंगे इक्वल टू बाई अपॉन लिखेंगे, बाई वाले में क्या नहीं b आएगा तो कितना आएगा? ac माइनस का ac और 1 अपॉन कितना, इसमें c नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? ab और ab लिख लेंगे, फिर लिख देंगे 12 21। बहुत सिंपल से फार्मूला होता है, 12 21 और इसमें 12 21 हो गया तैयार ये फार्मूला। वैसे इसको आपको याद करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा, तो सीधे सीधे लिखो BC। यहां पर इसमें देखो x वाले में a नहीं आएगा तो लिख दो BC माइनस का BC, और इसमें क्या नहीं आएगा? b नहीं आएगा तो कितना आ जाएगा? AC माइनस का AC, और इसमें क्या नहीं आएगा? c नहीं आएगा तो कितना आ जाएगा? AB माइनस का AB लिखा, फिर इसमें भी क्या लिख दिया? 12 21। इसका 1 मिनट ये सही कर दो, इसका AC की जगह पर क्या कर दो? CA कर लो, CA माइनस का CA, ये 12 21 कितना हो जाएगा? 12 21। अगर हम इसको वैसे लिखें तब भी कितना हो जाएगा? इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर, तब थोड़ा सा हो सकता है शायद दिक्कत आए, फिर भी इसलिए देखो अब A1 B2 के मान रख देंगे। B1 का मान कितना है? 3 और C2 का मान है अपना माइनस का 11, माइनस का B2 कितना है? 5 और C1 कितना है? माइनस का 7 इज इक्वल टू बाई अपॉन C1 कितना है? माइनस का 7, A2 कितना है? 6 माइनस C2 कितना है? माइनस 11 और ये प्लस का 11 हो जाएगा। A1 कितना है? A1 है 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 कितना है? A1 अपना हो जाएगा 2 और B2 कितना हो जाएगा? 5, फिर माइनस का A2 कितना हो जाएगा? 6 और B1 कितना हो जाएगा? B1 3, ये हो जाएगा x अपॉन माइनस का 11 तो यहाँ 33 और 7 पना कितना हो जाएगा? 35 इज इक्वल टू बाई अपॉन कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 और ये 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 1/5 दूनी 10 माइनस का 6 3 18, तो ये बचेगा x/35 में से 33 गया 2 और ये कितना, सॉरी x है, और ये कितना हो जाएगा? 22 अपॉन कितना हो जाएगा? x, और ये बचेगा 22 अपॉन माइनस का कितना, प्लस का 22 है और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 42, यानी कितना बचेगा? माइनस का 20 और ये हो जाएगा कितना? 1/10 में से 1 चला 9 चला कितना बचेगा? माइनस का 8। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब पहला तीसरा बराबर, ये तीनों कैसे हैं? बराबर, तो पहला और तीसरा बराबर करें, फिर दूसरा तीसरा, यानी x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1/8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4, और हम बाई वाला करेंगे, यानी बाई अपॉन माइनस का 20 और ये माइनस का 1/8, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो ये माइनस से माइनस कट गया। बाई बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। बाई बराबर कितना हो जाएगा? अतः दिए गए रैखिक समीकरण के अभिष्ट, दिए गए रैखिक समीकरण के अभिष्ट हल माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4 व 5/2 होंगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का खा पाठ। फिफ्थ का खा पाठ सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए और रचना के पद भी लीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसको चित्र बना लेते हैं, यानी कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर की ए बी एक रेखाखंड खींचेंगे, ए बी। देखिए आप नाप करके खींचेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है, मतलब इतनी बड़ी स्केल नहीं है जो हम यहाँ पर नाप कर खींचे। आप 10 सेंटीमीटर की नाप करके खींचेंगे। तो सबसे पहला पद क्या होगा, सर्वप्रथम ए बी 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। फिर क्या करेंगे, दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा, रेखा ए बी के एक बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींची। कैसे खींची, ए एक्स खींची, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींची। ये कैसा कोण होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम। अब क्या करेंगे, 3:2 यानी 3 + 2, यानी कि अब क्या करेंगे, ए एक्स रेखा पर समान चाप, यानी समान चाप कितने, समान 5 चाप, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, जिसका नाम क्या है, A1 A2 और A3 और A4 A5 खींचे, यानी ठीक है। अब क्या करेंगे, A5 को B से मिलाया, A5 को B से मिलाया, हमें कितना करना है, 3:2। अब इसके बाद क्या करेंगे, A5 B के समांतर एक रेखा कौन सी खींची, AP3 खींची, यानी AP3 कौन सी, A इसका नाम क्या दे दिया, AP3। और AP यही मेरा कितने अनुपात में है, इसी का अनुपात कितना है, 3:2, यही कितना है, अतः AP अनुपात अतः कितना हो जाएगा, अतः AP/PB ये हो जाएगा 3:2। और नापने पर यह कितना आ जाएगा, 3 AP बराबर ये आ जाएगा, देखिए नापने पर, मापने पर तो AP बराबर आपका आएगा 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये हो जाएगा PB बराबर कितना हो जाएगा, 4, PB बराबर 4, ये कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, और PB बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग अब इधर से करते हैं रचना के पद। रचना के पद, इसमें पहला पॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम AB बराबर 10 सेंटीमीटर एक रेखा खींची। सर्वप्रथम AB = 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, की एक रेखा खींची। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो। अब क्या करेंगे, यानी कि AB रेखा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, AB रेखा के एक बिंदु B, AB रेखाखंड, यानी AB रेखाखंड के एक बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची। देखिए क्या लिखेंगे, रेखा AB के एक बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची, एक रेखा AX खींची। अब रेखा AX पर अब तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यानी तीसरे में क्या किया, रेखा AX पर 5 समान चाप A1 A2 इस प्रकार अंकित किए कि, देखिए लिख लेते हैं, रेखा AX पर कितने, 5 क्यों, 3:2 में, यानी 3 + 2, 5 समान चाप इस प्रकार
अंकित किए कि A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5। अब अपने लोग क्या करेंगे, चौथा पॉइंट करेंगे। चौथा क्या हो जाएगा, यानी A5 B को मिलाया, A5 B को मिलाया, A5 B को मिलाया। अब पांचवा पॉइंट हो जाएगा, A5 B के समांतर एक रेखा A3P खींची, A5 B के समांतर एक रेखा A3P खींची, जो AB रेखा को P बिंदु पर विभाजित करती है, बिंदु P पर विभाजित करती है, विभाजित करती है, जो कि AB रेखा को 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है, 2 के अनुपात में विभाजित करती है। अतः अभीष्ट अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ का गा पार्ट। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फिफ्थ का गा पार्ट, ये देखिए, निम्नलिखित सर्व समकाओं को सिद्ध कीजिए। ए पार्ट आपका दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे पहले ए वाला लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे, LHS उतार लेते हैं, LHS। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से माइनस इन कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है, 1 होता है, -1। और यही मेरा क्या, RHS। अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसके बाद अपने लोग इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट ये दिया है कितना, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और ये दिया है 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा, और 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी LHS उतार लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस का साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस से कॉस कट गया, कितना गया, 1, और यही मेरा क्या, RHS। अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS,
और ये तो कहीं तो अपने लोगों को क्या करना, प्रूव करना। इसको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का घा पाठ, यानी फिफ्थ का घा पाठ। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। अब सारणी दी गई, हम पहले इसको बना लेते हैं। देखिए आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, आपको 3 और क्रिएट करने होंगे। 1 2 2 दिए जाएंगे, 1 2 और 3 और क्रिएट करने। देखिए जो जो दिया गया, दिया क्या क्या गया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता, बारंबारता जो दिया गया वो लिख लेते। पहले कितना है, 120 से लेकर के 130, 120 से 130, फिर 130 से लेकर के 140, 140 से लेकर के 150, 150 से लेकर के 160, 160 से लेकर के 170। ये आपको इतना, और बारंबारता दी गई कितनी, 2 8 12, 2 8 12, 20 और 8, 20 और 8। अब अपने लोग ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ आई, इसको हम क्या कहेंगे, एफ आई। अब हम लोगों को निकालना है एक्स आई, यानी कि एक हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जिसका नाम होगा एक्स आई। एक्स आई क्या करें, इन दोनों का योग बटे 2, यानी कि 165 और प्लस 120 कितना हो जाएगा, 250, 250 बटे 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 112 और 13 25, यानी 25 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 250। 250 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 125, 125, 125। ऐसे इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135, फिर 145, 155 और ये 165, 165 तक। अब अपने लोग क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। नहीं 2 ही और क्रिएट करने होंगे, 4 ही रहने थे, है ना। एफ आई इंटू एक्स आई और निकालने होंगे बस। इसको हटा देते हैं, क्या चीज, एफ आई इंटू एक्स आई। अब एफ आई इंटू एक्स आई देखो, 125 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 250, 125 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 250, और 135 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा 1080, कितना, 135 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा 1080। अब 145 गुणे 12 करेंगे कितना आ जाएगा 1740, कितना आ जाएगा 1740, और 155 गुणे 20 करेंगे कितना आ जाएगा 3100, और 165 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा 1320। अच्छा इसको जोड़ेंगे भी तो कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा 50। ऐसे ही समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई कितना हो जाएगा, ये इन सबका योग जो आएगा वो कितना आ जाएगा 74 90, कितना आ जाएगा 74 90 इन सबका योग। अब देखिए आप क्या करेंगे, अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बार से, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अच्छा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 74 90 बटे समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50। अब इसको अगर हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा 149.8, अतः समांतर माध्य कितना हो जाएगा, अतः समांतर माध्य 149.8 होगा, और यही अपना आंसर। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।